विकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस शो में। और पूरी टीम हमारी है मौजूद, जिनसे समझेंगे बाजार के अलग अलग सेक्टर्स का हाल। लेकिन सबसे पहले जरा आज के बाजार का पूरा जो कारोबार है वो समझ लेते हैं, कैसा एक्शन आज बाजार में रहा। तो हमने देखा कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार में भी आज गिरावट हावी थी। निफ्टी 250 अंक गिरकर 17,650 के नीचे, तो सेंसेक्स 550 अंक गिरकर 59,200 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 225 अंकों की कमजोरी के साथ 37,550 के नीचे बंद हुए। मेटल्स की अगुवाई में आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स में चौतरफा गिरावट दिखी और बाजार की वॉलेटिलिटी दर्शाने वाला इंडेक्स जो है इंडेक्स इंडिया विक्स 6% आज उछला। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने आया है समझते हैं। एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 802 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज ने आज 998 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। चलिए अब सबसे पहले मार्केट में अलग सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझते हैं। देवांशी आशर हमारे साथ हमारी सहयोगी है। देवांशी, जरा बताएं आज बाजार में जैसा कारोबार देखने को मिला, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मजबूती आज देखी गई और कहां पर आज सबसे ज्यादा सुस्ती के संकेत थे? जी बिल्कुल, आप देखिए आज शुरुआती बाजार में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी होती हुई दिखी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में जो ग्लोबल मार्केट्स थे वहां से करेक्शन आता हुआ दिखा। लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा यूरोपियन मार्केट्स का और डाउ फ्यूचर्स का, और इसी के चलते सेकेंड हाफ में हमारे बाजार में भी गिरावट आती हुई दिखी। ज्यादातर इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे। अब देखिए मेटल स्टॉक्स थे, फार्मा स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इन सब में आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स थे जहाँ पे आज खरीदारी आती हुई दिखी और हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिली है। टेक्सटाइल स्टॉक्स यहाँ पे भरपूर एक्शन था। सीमेंट स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी और इसके साथ ही केमिकल स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं। अब देखिए मेटल स्टॉक्स की अगर हम बात करें, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, सेल, इन सब में आज गिरावट थी। साथ ही फार्मा स्टॉक्स आज यहाँ पे ग्लेनमार्क, सन फार्मा, किडिला, ये मेजर लूजर्स आज की ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे। साथ ही आप देखिए कई सारे लूजर्स थे रियल एस्टेट में भी, जैसे कि प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, इन सब में आज लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। साथ ही वायदा बाजार में भी और निफ्टी पर अगर आप देखें, इंडसइंड बैंक ये टॉप लूजर था। कोल इंडिया, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल में भी आज बड़ी गिरावट देखने मिली थी। इसके साथ ही अगर गेनर्स की बात करें, टेक्सटाइल स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। जो मित्रा या जो टेक्सटाइल पार्क्स की बात हुई है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए था और कब से बस करते हुए दिखे। अंबिका कॉटन, ट्राइडेंट, इंडो काउंट जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी थी। इसके साथ ही कई सारे स्टॉक्स वायदा बाजार में भी थे जो बस करते हुए दिख रहे थे। उसमें भी आप देखिए बॉश 12% तक की तेजी, आईआरसीटीसी, अब देखिए लगातार इसमें भी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही इन्फीबीम, यहाँ पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। जी बिजनेस पर आपको एक्सक्लूसिव खबर भी मिलती हुई दिखी थी। दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे भी आज अच्छी एक्शन बनते हुए दिखे। इसके साथ ही सुपर हिट कॉल्स जो आज आपको रिकमेंड किए गए थे उसमें भी आपकी कमाई होती हुई दिखी। मेरिको, यूपीएल, एचडीएफसी, नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी। लेकिन अगर आप इन ऑल देखें, बाजार में सेकेंड हाफ में गिरावट देखने मिली थी। बहुत ही कम सेक्टर्स थे जो कि आज हरे निशान में क्लोज होते हुए दिखे। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के बाद आज के खास मेहमान विकेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा सर, बाजार पर आज दबाव देखने को मिला, ग्लोबल संकेतों की वजह से एक बड़ा फैक्टर वो सामने आ रहा था। आगे आने वाले दिनों में कैसा ट्रेंड आप बाजार पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों के अंदर ट्रेंड जो है वो यही रहेगा और मैं समझता हूँ कि करीब अक्टूबर नवंबर इसी वॉलेटिलिटी में गुजरेगा कि कहाँ कोई एक दिन ऐसा होगा जब मार्केट नीचे होंगे और दूसरे दिन ऊपर हो सकते हैं। और अक्सर यहाँ पे अब कोई सेक्टर बचा नहीं है जहाँ पे वैल्यूएशंस परिपक्व से भी और परिपक्व नहीं हो गई हों, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। और खासकर जो बड़े आईपीओ आएंगे वो पैसा भी लेके जाएंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा थोड़ा कम बचेगा। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट के अंदर आदमी को क्या करना चाहिए, आदमी को थोड़ा कैश पे बैठना चाहिए। 10-15% कैश तो होना चाहिए आपके पास। उससे होगा क्या कि आवश्यक नहीं कि आपको रोजाना ट्रेड करना पड़े, कोई एक आधे दिन ऐसा मौका मिलेगा आपको, उस वक्त ट्रेड कर लीजिए जब आपको बॉल फुटबॉल की तरह दिखेगी। तो ऐसे जब करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली पैसा लगा पाएंगे। अन्यथा ये समय है ऐसा जहाँ पे स्वाति जी मैं एडवाइस करूँगा लोगों को कि आप समय मार्केट पे वॉचिंग ज़्यादा करें और एक्शन कम लें।
तो बहुत ज्यादा एक्शन कम लेने की सलाह शर्मा जी की। सर, अब कल के लिए इंट्राडे पिक भी बताइए और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? मैं लोगों को समझा सकूं कि ये समय थोड़ा सा अपने पैसों को संभाल कर रखने का है, और जब ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में आपको मिलेंगे नहीं, एक दिन के ट्रेडिंग वाले भी मिलेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ऐसे वक्त में जब हमारे बाजार नीचे बंद हुए हैं और कोई इंटरनेशनल इवेंट्स भी कुछ ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो कल बहुत ही हेल्दी हो, ऐसे वक्त में मैंने ये जिम्मा छोड़ दिया है। सुबह के जो हमारे जो पैनल के जो लोग हैं वो जब आएंगे सुबह जी बिजनेस पे, वो जब रिकमेंड करेंगे उनमें से कोई एक चुन लीजिएगा। तो एक दिन का स्टॉक मैंने छोड़ दिया है, मैं उसमें नहीं करूँगा, बिकॉज सुबह आपको काफ़ी एनर्जी के साथ आपको स्टॉक पिक ऑफ द डे मिलेंगे, उनमें से चुन लीजिएगा। लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड जरूर आपको दे रहा हूँ, और वो है डिवीज लैब। हमने देखा कि जो डिवीज लैब लगातार एक अच्छे गति से बढ़ा था, खासकर समाचार थे इसके एक्सेप्टेंस के कोविड के लिए, और दूसरी और भी चीज़ें थी जो इसको स्टॉक को ऊपर लेके गई। अब ये करेक्ट कर रहा है, तो जितना इसने ऊपर की चढ़ाई की थी उससे आधा करेक्ट हो सकता है, और वो जो लेवल है करेक्शन का वो आता है 5,025 रुपये पे, लेकिन स्टॉक क्लोज हुआ है आज 5,136 पे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो निवेशक हैं जो पोजीशन ट्रेड देखना चाहते हैं, 5-6 दिन के लिए लेना चाहते हैं, वो इंतज़ार करें कि ये लेवल अगर आता है 5,025 का, तो वहाँ पे आप जरूर इसमें पोजीशन ट्रेड बनाएं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका? स्टॉप लॉस आपका रहेगा 4,850 पे, और ऊपर का टारगेट आपका रहेगा 5,375। तो ये अगर आप ढंग से करेंगे तो इसमें आपको जो फायदे हैं वो काफ़ी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो शर्मा जी के एक हफ्ते की जो राय है वो है डीवीज लेबोरेटरीज में खरीदारी की, जिसमें आप 6 से 7 दिन का नजरिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आज जो शेयर फोकस में रहा वो था दीपक नाइट्राइट का शेयर। तेजी अच्छी खासी देखी गई, क्या कारण रह सकते हैं? आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं। आशीष, जरा बताएं दीपक नाइट्राइट में ये तूफानी तेजी क्यों? देखिए, स्टॉक में शानदार तेजी देखी जा रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि एसीटोन और फिनॉल दोनों की स्प्रेड्स यानी कीमतों में आप देखिए तो काफी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और ना कि सिर्फ फिनॉल और एसीटोन, इनफैक्ट इनका एक और खास केमिकल है जिसे डासडा कहा जाता है, इसका नाम प्रोनाउंस करना चाहूंगा, डाई अमीनो स्टिलबीन डाइसल्फ्यूनिक एसिड। इसकी भी जो कीमतें अगर आप देखें तो पिछले 8 से 10 दिनों में करीब 50% तक बढ़ी हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि चाइना में जिस प्रकार का एनर्जी क्राइसिस फिलहाल चल रहा है, इसके चलते वहाँ पर जो केमिकल उत्पादन है इसमें करीब 25% की गिरावट आई है, और जो ग्लोबल मांग है वो बहुत मजबूत है। खासतौर पर आप देखिए टेक्सटाइल स्पेस से है, पेंट्स हैं, पेपर्स हैं, इन सेगमेंट से जो मांग है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। देखिए, दीपक नाइट्राइट में एक और खास बात यह है कि इनकी जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ये चाइना से जो है कच्चा माल इंपोर्ट नहीं करते, वहां पर निर्भरता नहीं है। दूसरी कंपनीज की निर्भरता थोड़ी ज्यादा है। इसके चलते भी देखिए एक एज मिल रहा है, क्योंकि लागत खर्च तो इनका बढ़ नहीं रहा। इनफैक्ट इन्होंने कई सारे सेगमेंट्स में प्राइस हाइक भी किया है, यानी ये बात स्वाभाविक है कि ये जो तिमाही होगी वो तो बढ़िया होगी। इनफैक्ट अगली तिमाही में भी हम देखेंगे कि इनके जो रियलाइजेशन है, मार्जिन है, यहाँ पर आपको एक बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और इसी के चलते आप देखिए कि पिछले 3 साल में काफी शानदार रिटर्न दिया है। एक हफ्ते के दौरान देखें तो बहुत बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, और इनफैक्ट 3 साल में तो देखें तो 963% का शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिया है। और इतनी अच्छी तेजी के बाद भी आप देखें तो जो वैल्यूएशंस है वो अट्रैक्टिव है। 37 के पी पर आपको स्टॉक फिलहाल मिल रहा है। इसके चलते आप देखिए कि स्टॉक लगातार फोकस में बना रहता है और कंटिन्यूअस तेजी स्टॉक में देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक नाइट्राइट की तेजी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका आशीष। आगे बढ़ते हैं, और खबर यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी फार्मा कंपनियों से बेहद नाराज है, और सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सेबी ने देश की 8 दिग्गज फार्मा कंपनियों से डिस्क्लोजर से जुड़ी जानकारी मांगी है। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं, हमारे सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, सेबी की ये नाराजगी फार्मा कंपनियों से किस बारे में है, और क्या जांच का ब्यौरा मांगा गया है सेबी की तरफ से?
बिल्कुल सही स्वाति। जो सेबी जो है वो बड़ी 8 कंपनियों से नाराज़ है क्योंकि जो यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन होता है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हो रहा, ऐसा शिकायतें सेबी के पास आ रही है। इसलिए उन्होंने अपने एक्सचेंजेस को बोला है, एनएससी बीएससी को बोला गया है कि आप कंपनी से पूछें कि किस तरीके का डिस्क्लोजर उन्होंने किया, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन थी, क्या उन्होंने पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर किया या नहीं, इस पे उनसे तलब किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ कंपनियों ने इसका रिप्लाई भी किया है, लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं उनके रिप्लाई से खुश नहीं है। इस वजह से जो कम्युनिकेशन कंपनी और यूएस एफडीए के बीच में हुआ है उसके दस्तावेज भी एक्सचेंजेस ने मांगे हैं और इनमें बड़ी कंपनियों का नाम है, चाहे वो लुपिन हो, ऑरबिंदो फार्मा हो, सिप्ला हो, कैडिला हो, ग्लेनमार्क हो, स्ट्राइड्स फार्मा हो, पेनेसिया बायोटेक हो। ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं और जिनका डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जो यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन होता है वो एक स्टॉक सेंसिटिव या कहें कि एक शेयर पे असर डालने वाला फैसला होता है। तो इस वजह से यदि उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर ना हो और केवल बड़े लोगों को इसकी जानकारी मिले तो रिटेल इन्वेस्टर को हो सकता है कि उसमें नुकसान झेलना पड़े। इस वजह से सेबी चाहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आए वो एक सिमेट्रिक वे में आए, सबको बराबर मिले, इसलिए एक्सचेंजेस पे डिस्क्लोजर यूएस एफडीए इंस्पेक्शन के लिए ज़्यादा हो। जी बहुत शुक्रिया तरुण, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। ये तो रही सेबी और फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर। आगे बढ़ते हैं और आईपीओ की तैयारी में जुटी पेटीएम को कई सॉवरेन वेल्थ फंड और एफआईआईज ने जोरदार वैल्यूएशन उससे मिल रही है। इसके मायने क्या है और किसे फायदा होगा? जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हम हाजिर हैं और ये पूरी रिसर्च की है कुशल गुप्ता ने। कुशल जरा बताएं एक्सक्लूसिव रिसर्च में क्या सामने निकल कर आए हैं? जी, तो हमने देखा कि पेटीएम की जो वैल्यूएशन है उसमें दमदार उछाल आता हुआ दिखा। करीबन 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन अब जितने भी जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स और एफआईआईज हैं वो ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और पिछली बार पेटीएम की जो वैल्यूएशन है वो 16 बिलियन डॉलर की थी। अब इससे इन्फीबीम एवेन्यूज को काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है, खासकर तब अब आप देखिए पेटीएम का आईपीओ जो है ऑलमोस्ट दिवाली तक आने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। 16,600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है और इन्फीबीम एवेन्यूज इसलिए भी फोकस में है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने 31 अगस्त को भी आपको बताया था कि जब पेयू इंडिया ने एक और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन फर्म है उन्होंने बिल्डेस्क को करीब 4.7 बिलियन डॉलर्स में अधिग्रहण किया था। अब आप देखिए यहाँ पर पेटीएम की जब ऑलरेडी बातचीत चल रही थी पेयू, बिल्डेस्क और इन्फीबीम एवेन्यूज के साथ, तो वहाँ पर पेयू और बिल्डेस्क के बीच ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्फीबीम एवेन्यूज है वो अब रेडार पर रहेगा पेटीएम के। और यहाँ पर जिस तरह से पेटीएम की जो वैल्यूएशन है वो करीब 6 बिलियन डॉलर से बढ़ती हुई नजर आई है, डेफिनेटली इन्फीबीम एवेन्यूज पर भी बड़ा फोकस रहेगा। जिस तरह से अधिग्रहण की बातें पेटीएम जो है करता हुआ दिख सकता है इन्फीबीम एवेन्यूज के लिए। शुक्रिया कुशल, इस पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में जान डालने के लिए कैबिनेट ने मित्रा यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अम्बरीश है, उनसे जानते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार का फोकस और भी ज्यादा क्लियर अम्बरीश होता हुआ अब नजर आ रहा है। अब मित्रा पार्क की कैबिनेट से मंजूरी के क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने आज टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ी सौगात दी है। ये बड़ी सौगात है टेक्सटाइल के मेगा पार्क के रूप में। सरकार की योजना है देश भर में ऐसे 7 मेगा पार्क की जो कि पहले फेज में बनेंगे। इन मेगा पार्क के लिए सरकार जो है इन्वेस्ट करेगी लगभग 4,445 करोड़ रुपए। राज्यों को इस पार्क के लिए अपना इनिशिएटिव लेना होगा, राज्यों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा और उस कॉम्पिटिशन के जरिए जो राज्य जितनी ज़्यादा सुविधाएँ देगा उसके हिसाब से ये पार्क उनको अलॉट किया जाएगा। इस पार्क के लिए जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि 1000 एकड़ की लैंड और दूसरा जो सबसे नज़दीकी एक्सपोर्ट स्टेशन होगा, मतलब कि पोर्ट होगा, उससे उसकी दूरी जितनी कम से कम दूरी होगी और जितने बड़ी लैंड पोर्ट होगी उसके हिसाब से ये पार्क उनको अलॉट किया जाएगा। साथ ही सरकार इसके लिए एक स्कीम और लेकर आई है जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा इन्वेस्टमेंट करने उसको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता के रूप में सरकार ये उनको जारी करेगी। सरकार का ये मंशा है
है कि इस योजना से लगभग 21 लाख रोजगार के नए मौके आएंगे। साथ ही जो अभी भारत की पोजीशन है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के रूप में कपड़े को संदर्भ में, उसको लेकर सरकार की ये सोच रही है कि इससे ये सुधरेगी और जल्दी ही भारत एक बड़ा नाम होगा कपड़ों के एक्सपोर्ट के रूप में। अभी भारत की पोजीशन 6वीं पोजीशन है। सरकार की उम्मीद है कि अगले 3 सालों में हम इस पोजीशन को अपग्रेड करके तीसरे या दूसरे पायदान तक लेके जा सकते हैं। सरकार इस पार्क से एक चीज़ और देख रही है। सरकार ने इसके लिए PLI योजना जो थी, सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले जो लागू की थी, उस योजना को और इस योजना को दोनों को अलग अलग देखने जाने की ज़रूरत है। सरकार का कहना है कि PLI से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो लोग PLI के लिए अपने को आवेदित कर रहे हैं वो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में इस तरह के पार्क डेवलप करना चाहता है तो वो भी इसके लिए अपना आवेदन दे सकता है। सरकार इसके लिए राज्यों से लगातार बातचीत में है और राज्य अपने तरफ से कई राज्यों ने इस तरह का खाका केंद्र सरकार को दिया है, जिसमें कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्य सबसे बड़े कंटेंडर के रूप में सामने आए हैं। वाकई तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास रहा, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है टेक्सटाइल सेक्टर को। बहुत शुक्रिया अमरीश जानकारी के लिए। आगे